दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी अपनी करनी। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ओह, मेरे ही कर्मों की वजह से आज मैं इतना अभागा महसूस कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आज अपमान भी हफ्ता होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। 1 साल पहले मैं इतना किस्मत वाला था, क्या क्या ही कहूँ। आराम की जीवन, अच्छी सेहत, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे, ऊंचा घराना, उस पर पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैंने खुद ही ऐसी हालात कर ली। एक इंसान को जो कुछ भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए, वो सब मेरे पास था। मैं अब किसी योग्य नहीं, क्योंकि मैंने किसी चीज की कदर ही नहीं की। मैंने किसी चीज को ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। मेरे जीवन में ऐसी महिला थी जिसने मुझ में लाख बुराइयां होने के बाद भी कुछ बुरा नहीं कहा, कभी गुस्सा नहीं किया। मैं ऐसा हूँ कि दीवानगी के नशे में चूर होकर उसे इज्जत नहीं की, उसे तड़पाया, रुलाया और मन ही मन खूब जलाया भी। उसे कितना धोखा दिया और अंधेरे में रखा। देर रात घर जाते हुए ना जाने कितने बहाने बनाए। रोज नई कहानियां बना लेता था। क्या वह मेरे झूठे प्यार के दिखावे को नहीं समझती होगी? मेरा झूठ फरेब क्या छिपा कर रखता था। भले ही वो आज अच्छी और भोली थी, लेकिन बेवकूफ नहीं थी। वह समझदार थी, फिर भी उसे हमने मूर्ख बनाया। मैं जितना झूठा था, वह उतनी सच्ची थी। मैं जितना गलत व्यवहार करता था, वो उतना अच्छा करती थी। उसे दुनिया के सामने हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो मेरे व्यवहार का जिक्र लोगों के सामने कभी नहीं करती थी। शायद उसे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन सुधर जाऊंगा और मेरे सिर से ये नशा उतर जाएगा। काश वो इतनी अच्छी ना होती। वो अपने हक के लिए मुझसे लड़ती, वो अपने हक के लिए मुझसे कहती। इसी बीच एक दिन मैं आनंद वाटिका मछलियों का करतब देखने गया। वहाँ मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर गई। वो फूल तोड़ रही थी। उसके कपड़े मेले थे और वो छोटी उम्र की लड़की थी, जिस वजह वो ताजगी भरी लग रही थी। इसके अलावा उस लड़की में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और इस तरह से नजरें फेरी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इससे परेशान होकर धीरे धीरे उन फूलों की झड़ियों के पास पहुँच गया और खुद भी फूल चुनने लगा। मुझे देखते ही माली की वो बेटी बाग की दूसरी दिशा में जाकर फूल तोड़ने लगी। उसी दिन फिर मैं रोज उस आनंद वाटिका में जाने लगा। ऐसा नहीं था कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, बस कुछ पाने का मोह मुझे वहां खींच कर ले जाता था। मैं रोज रूप बदल कर वहां जाता, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। प्यार की बातें होना तो दूर की बात थी, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। इस योजना से जब काम नहीं चला तो मैंने नई तरकीब सोची। अगले दिन मैं अपने बुलडॉग टॉमी के साथ आनंद वाटिका गया। जैसी वह लड़की अपने आंचल में फूल भरकर बाग से जाने लगी, मैंने अपने टॉमी को उसकी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वह बुलडॉग भौंकते हुए तेजी से उस लड़की की ओर दौड़ा। वो अपने पीछे कुत्ता देखकर चीखते हुए तेजी से भागी और कुछ ही दूरी पर गिर गई। मैं भी फटाफट छड़ी लेकर वहां गया और अपने टॉमी को 1-2 मार लगा दी। उसके बाद फूलमती के आंचल से जमीन पर गिरे फूलों को समेटकर उसे हाथों से पकड़ा कर बैठा दिया। फिर उससे दुखी होकर पूछा कि तुम्हें लगी तो नहीं? वह बुलडॉग बदमाश हो गया है, इसने काटा तो नहीं तुम्हें? जब लड़की ने दुपट्टे से मुंह को ढकते हुए कहा कि तुमने समय पर आकर बचा लिया, वरना ये मार ही डालता। अपनी तारीफ उसे सुनकर मन को अच्छा लगा और दिल जोर से धड़का। मेरे मन में हुआ कि यह तरीका काम कर गया। उस दिन से उस फूलमती से मेरी बातें शुरू हुई।
उसके बाद मैंने जाल फैलाया, बातें रची और ना जाने क्या क्या किया। इन सब तरकीबों के बारे में दिल के फेक किस्से के सारे लोग जानते थे। ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़की के फाउंडर से प्रभावित था, क्योंकि मेरी पत्नी इंदु से सुंदर कोई हो ही नहीं सकती थी। फिर भी ना जाने क्यों मैं उस फूलमती की धसी हुई आंखों और गालों पर फिदा हो रहा था। होते होते मैं खुद मोहब्बत के जाल में फंस गया। रोज बातें करने लगा। घर बार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे इस प्रेम के बारे में किसी को खबर ना हो, इसीलिए मैं घर में इंदु से काफ़ी प्यार बातें करता था। इस नाटक का एक ही कारण था कि मैं अपनी हरकत को इसके पीछे छिपा सकूं। वक्त के साथ मैंने ये नाटक बंद कर दिया और घर व पत्नी की ज़रूरतों से मुंह मोड़ लिया। सच कहूँ तो पत्नी से कुछ भी कहते हुए डर लगता था कि कहीं उनके मन की बात जुबान पर ना आ जाए। यूँ तो मैं कभी भी जौहरी की दुकान गया ही नहीं था, लेकिन अब मेरा वहाँ आना जाना भी होने लगा। मेरा वक्त, पैसा, सब कुछ सिर्फ फूलमती का ही था। एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम के समय आनंद वाटिका में घूम रहा था। तभी मैंने फूलमती को देखा। वो मेरे दिए हुए गहने और रेशम की साड़ी पहनकर फूल तोड़ रही थी। उसी वक्त राजा भी कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। फूलमती राजा को पहचानती थी, इसलिए तेजी से झाड़ी की तरफ छिप गई। उस वक्त महाराजा को जाना तो था पानी के कुंड के पास, लेकिन वो बाग की तरफ ही चले गए। वहां उन्होंने झाड़ी के पीछे फूलमती को छिपते हुए देखकर गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस समय आनंद वाटिका का सारे लोग मेरी तरफ ही देखने लगे। मुझे भी लगा कि झट से जवाब दे देना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं क्या हो जाए। मैंने कहा, महाराज, ये यहाँ की माली की बेटी है। यह सुनते हुए राजा और बिगड़ गए। उन्होंने पूछा, ये माली की बेटी है? इसके कपड़े, गहने, इन सब को देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये माली की बेटी है? तभी माली भी वहां पहुंच गया और उसने जवाब में कहा, साहब, यह मेरी ही बेटी है। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? माली ने बताया, 5 रुपए। फिर राजा ने पूछा, क्या यह शादीशुदा है? माली जवाब में बोला, नहीं। यह सुनते ही महाराज ने नाराज होते हुए कहा, इसका मतलब तू चोरी करके इसे एक गहने और रेशम की साड़ियाँ देता है। अभी मैं तेरी शिकायत पुलिस में करता हूँ। कमाता है 5 रुपए और बेटी के गहनों से लदा रखा है। महाराज के पैर पर गिरकर माली बोलने लगा, साहब, मेरी वफादारी पर सवाल मत उठाइए। ये इस लड़की की ही हरकत है। आजकल ये बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है। इसने मेरी नाक कटा दी है। वहाँ से ही इसे ये सब कुछ मिला है। आप जानते ही है अमीर लोग कैसे होते हैं। यह कहकर वह माली बता रहा है। इतना सब सुनते ही महाराज ने जोर देते हुए पूछा, क्या इसका संबंध किसी सरकारी नौकर के साथ है? माली ने जवाब में हाँ कहा। फिर महाराज बोले, जब भी मैं तुमसे उसका नाम पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। वो सिर झुकाते हुए कहने लगा, बिल्कुल महाराज, सच को किसी बात का भय नहीं होता है। आप जब भी पूछेंगे मैं ये नाम जरूर बता दूंगा। उस समय मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। मन में हुआ कि आज ही राजा के सामने मेरा राज खुल जाएगा और बदनामी होनी पक्की है। लेकिन महाराज ने अपने दरबार के कार्यकर्ता की इज्जत को यूं सरेआम उछालना ठीक नहीं जाना और नाम बाद में पूछने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर महल चले गए। तभी मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बिल्कुल पूछताछ करने वाली जासूस महिला लग रही थी। वह चेहरे पर नकली भोलापन लेकर चलती थी। मैंने अंदर जाते ही पत्नी से पूछा, कौन थी वो? उसने बताया कि एक भिखारन थी। मेरे मन में हुआ कि वो ऐसी ही लग रही नहीं थी। मैंने गुस्से से कहा, वो भीख मांगने आई थी? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने मुझ पर तंज कसते हुए कहा, आजकल अंदर से कौन कैसा होता है किसी को पता थोड़ी चलता है। वह भीख मांगने के लिए आई थी, मैंने दे दी। वो कैसी है कैसी नहीं है
इसकी जांच नहीं की मैंने। तब मैं नाराज होकर पत्नी का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो जो भी है सच सच मुझे बता दो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे अपनी इज्जत किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। तुम्हारे बात करने के तरीके से ही मैं समझ रहा हूँ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी वह रोते हुए बोली, तुम मुझ पर शक मत करो। मैं एक ईमानदार, शक मत करो। मैं उस महिला की बात में आ गई थी और घर का पूरा हाल बता दिया। मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ और मैंने इंदुमती से पूछा, आखिर क्या हाल बता दिया तुमने उसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ तुम्हारे घर से यूं ही मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज़ की फिक्र न करना, मैंने सब उसे बता दिया। तुम्हारे अंदाज भी है कि घर चलाने के लिए मेरे सारे गहने बिक गए हैं। तुमने 3 महीने से घर का खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। इन सब से मेरा मन दुखी था और जब उसने प्यार से पूछा तो मैंने भी सारा हाल कह दिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वरना इस तरह से बात नहीं करते। यह सब जानते ही मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराज को फूलमती और मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला है और उधर घर का सारा भेद और एक औरत लेकर चली गई है। किसी तरह रात गुजरी और मैं सुबह दफ्तर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे महाराज का बुलावा आया। मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि पक्का वो बुढ़िया महाराज की ही भेजी हुई गुप्तचर होगी। उसने सारी रिपोर्ट दे दी होगी। या सोचते हुए मैं महाराज के पास पहुंचा। वो पूजा के कमरे में थे और उनके चारों तरफ कागज ही कागज बिखरे नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम यहाँ के पुराने वफीकेदार हो। यह वफीका यानी पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा अपनी जान लगाकर की गई सेवाओं का नतीजा है, लेकिन तुमने अपनी हरकत से उनका नाम भी खराब कर दिया है। महाराज ने आगे कहा कि तुम्हें वफीका अपने परिवार पर खर्च करने के लिए मिलता है। तुमने इस वफीके का गलत फायदा उठाया है, मालिक की बेटी पर सब कुछ लुटा दिया। अब मैंने उस वफीके के दस्तावेज से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम कर दिया है, ताकि वह तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सके कि तुम्हारी पीढ़ियों की तरह वो महल की सेवा करें। तुम्हारी जैसी हरकत से तो पीढ़ियों का नाम खराब होगा ही और वफीकदारों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही वसीका पाने के काबिल है और तुमको अब मालियों की सूची में डाल दिया गया है। तुम इसी के लायक हो। अब यहाँ से जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गलती थी कि इसीलिए मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ सुनने के बाद मैं घर लौटने लगा। फिर मन में आवाज़ आई कौन सा घर है? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे ये बातें पूरे नगर में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ झूठी हमदर्दी दिखाएंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे। फिर मन हुआ कि एक बार फूलमती से मिल लो, लेकिन लगा कि अब ना वो रौब है और न ही रुतबा, कैसे उससे मिलूंगा। उसने कहीं भावनाओं में बहकर मेरे साथ चलने की बात कह दी तो क्या करूँगा। अकेला तो जैसे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ चीज़ें मुश्किलें होंगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। मन में भी कई आवाज़ें आई। उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना सोचकर मैं बम्बई की ओर निकल गया। अब बम्बई की ही एक मिल में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए। पैसे के नाम पर बस इतना ही मिलता था कि किसी तरह कुछ खा पी लूं। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहाँ देखा कि मेरे बच्चे घर के बाहर अच्छे से खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रहे थे। सब कुछ बहुत साफ था। तभी मुझे पता चला कि 2-4 महीने मेरी खोज करने के लिए अखबार में कुछ इश्तहार भी छपे थे, लेकिन मुंह को लेकर मैं कहाँ जाता। मैंने फूलमती को भी देखा। पता चला कि वो किसी नए रईस के साथ थी।
अपनी ज़िंदगी पर अफसोस करते हुए मन में हुआ कि अब इसी हालात में जीवन जीना होगा। अब चाहे हंसकर ज़िंदगी जी लूँ या रोकर, अपने आप मौजूद किसी चीज़ की मैंने कदर नहीं की और खुद अपनी हंसी खुशी को पैरों से ठोकर मारकर अब पछता रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने सब कुछ को खुद से ही जला दिया और अब उसकी राख भी नहीं बची है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने घर परिवार को भूलकर किसी पराई महिला के चक्कर में पड़ने से सब कुछ बर्बाद ही होता है। दूसरी सीख यह कि झूठ छिपाए नहीं छिपता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद की ऐसी और कहानी के साथ अगले वीडियो।